नमस्कार। राजस्थान की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में आज से बदलाव का एक नया दौर शुरू हो गया है। आज राजस्थान के नवनियुक्त मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन ने सबसे पहले मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद जाकर अपना पदभार ग्रहण किया। हालांकि ये बात मुझे समझ नहीं आती कि राज्य चलाने के लिए किसी मंदिर में जाने की या किसी महंत के पास धोख लगाने की आवश्यकता किसी अधिकारी को क्यों होती है। हम कई विषयों पर बात करेंगे, वी श्रीनिवासन की नियुक्ति से लेकर पुराने मुख्य सचिव सुधांशु पंत की विदाई तक के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे भाजपा में वर्तमान में क्या चल रहा है। प्रदेश भाजपा में अंता उपचुनाव में मिली हार के बाद यहाँ के नेताओं का मन क्या है, अंदर की राजनीति क्या चल रही है, संगठन में क्या चल रहा है, साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों जैसे प्रमुख मुद्दे भी कब तक पूरे होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुराने मुख्य सचिव सुधांशु पंत की। सुधांशु पंत जब दिल्ली से यहाँ लाए गए तो एक नई उम्मीद के साथ आए थे। सुधांशु पंत के कार्यकाल के बारे में सबसे अच्छी बात ये रही कि सुधांशु पंत ने सबसे पहले सरकारी कार्यालयों के टाइमिंग पे फोकस किया और लगभग उस दौरान तमाम सरकारी कार्यालय मुख्यालय जितने भी थे उनके कर्मचारियों में एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया था कि उन्हें किसी भी हालात में तय समय 9:30 बजे तक सरकारी कार्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा। इसके बाद सरकार आगे बढ़ी, नए पहली बार विधायक बने और प्रशासनिक अनुभव की कमी के चलते जो एक माहौल बन रहा था माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए, उसी उठापटक के बीच सुधांशु पंत सुपर सीएम की भूमिका में आ गए थे और यहाँ से शुरू हुआ दो बड़े आईएएस अधिकारियों का टकराव। ये दो बड़े आईएएस अधिकारी थे, एक मुख्यमंत्री के एसीएस शिखर अग्रवाल जो अपने आप में एक डायनेमिक अधिकारी माने जाते हैं, जेडीए में उनका कार्यकाल बहुत बेहतर रहा। इसके साथ ही शिखर अग्रवाल की एक खास बात और है कि बीते 5 साल के अशोक गहलोत के कार्यकाल में वो कभी भी मुख्यमंत्री से मिलने नहीं गए। उन्हें 3 साल तक एक तरह से ठंडी पोस्ट पर रखा गया, बावजूद इसके वो कभी माफ़ी के मूड में नहीं आए। तात्कालिक सीएम अशोक गहलोत के प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका ने आखिर बीच बचाव किया और वो जयपुर में शिखर अग्रवाल को मुख्य धारा में लाने की उनकी सबसे बड़ी भूमिका है। उनकी इस भूमिका का उन्हें फ़ायदा भी होगा। अशोक गहलोत के साथ समय बिताने के बाद भी वो मुख्य धारा में बने हुए हैं। हालांकि अभी वो उच्च शिक्षा देख रहे हैं, उच्च शिक्षा को इतना अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन आगामी दिनों में उनका भी प्रभाव बढ़ सकता है और उन्हें एक इम्पोर्टेंट महकमा दिया जा सकता है जिसमें जल संसाधन भी हो सकता है, मेडिकल शिक्षा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं सुधांशु पंत की यहाँ से विदाई के बारे में। सुधांशु पंत बीते कुछ समय से परेशान थे, ऐसा माना जा रहा है। वो परेशान थे एसीएस से। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों का ये कहना है कि सुधांशु पंत के रवैये की वजह से सरकार के काम डिले हो रहे थे। इसकी बानगी इस बात से देखी जा सकती है कि जो ही सुधांशु पंत की विदाई का समाचार आता है उसके बाद धड़ाधड़ कुछ एडिशनल एसपीज के तबादले जो अटके हुए थे, कुछ लेखा सेवा अधिकारियों के तबादले जो अटके हुए थे, कुछ आरएएस अधिकारियों के तबादले, ये तमाम वो फाइलें हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि तात्कालिक मुख्य सचिव सुधांशु पंत के चलते ये फाइलें रुकी हुई थी। सुधांशु पंत की शिकायत दिल्ली तक पहुंची। उन्हें जो सुपर सीएम की उनकी एक छवि थी उसके बारे में उनकी शिकायत पहुंची और फिर वहाँ से एक फरमान आया तो इतना बड़ा फरमान नहीं था। ऐसे में सुधांशु पंत के खेमे के जो आईएएस अधिकारी और बाकी अधिकारी थे उनमें एक निराशा का माहौल ज़रूर छाया, लेकिन कुछ ही समय बाद उनको पीएमओ में ओएसडी के पद का भी एक नियुक्ति पत्र जारी हुआ। उसके बाद से वो पक्ष भी अब थोड़ा मजबूत स्थिति में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पीएमओ में जाने के बाद थोड़ी सी व्यवस्थाएं और यहाँ की सरकार के बारे में एक फीडबैक वो देने में सफल होंगे। ब्यूरोक्रेसी और राजनीति के बीच की टकराहट की खबरों के बीच में अचानक से मुख्य सचिव ने अपना पद छोड़ दिया और नई जगह पे उनकी पोस्टिंग हुई। अमूमन ऐसा होता नहीं है। बीते 5-6 मुख्य सचिवों के कार्यकाल को देखें तो एक ही मुख्य सचिव यहाँ से बीच में छोड़ कर गए थे वसुंधरा राजे के कार्यकाल में, और वो बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे हैं। तो वो एक बड़ा प्रभार था उनके लिए, इसलिए उस बात को माना जा सकता है। लेकिन सुधांशु पंत की विदाई ब्यूरोक्रेसी के महकमे में कई सवाल खड़े कर गई है। ऐसे में अब जब वी श्रीनिवासन यहाँ आए हैं तो वी श्रीनिवासन के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं कि वी श्रीनिवासन अपने नवाचार के लिए जाने जाते हैं और सबसे बड़ी उनकी बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं। सबसे बड़ी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि उस दौर में हमने भी या आपने भी कभी फील किया होगा कि जब भारत के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में आप पहुँचते थे
बिना कोई जानकारी के आप पहुंचते थे या किसी की जानकारी से, तो वहाँ लाइनें बहुत लंबी होती थी। आज आप गए हैं, आज आपका नंबर नहीं आया क्योंकि पता लगा कि आपसे पहले 400 लोग कतार में हैं। उसके बाद एक दौर आया ऑटोमेशन का। अब आप ऑनलाइन अपना समय, जैसे 3:30 से 4 बजे के बीच आपकी ओपीडी है, तो आपको 3:30 बजे जाना है और ये तय बात है कि 4 सवा 4 तक आपका नंबर आ जाएगा। इस तरह के नवाचार करने के साथ केंद्र में कई पदों पर रहने के बाद वी श्रीनिवासन यहाँ आए हैं और वी श्रीनिवासन का सबसे बड़ा काम है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का। तो बीते 2 साल से ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स जो आपस में गुथी हुई थी, गुथी हुई शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से विधायकों को मैंने मुख्य सचिव के दफ्तर के बाहर बैठे हुए देखा है। अभी कुछ दिन पहले श्रीगंगानगर विधायक का वहाँ के डीएम और एसडीएम से झगड़ा हुआ, तो उन्होंने एक दावा किया कि विधायक के प्रोटोकॉल में मुख्य सचिव भी खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ राजस्थान के सचिवालय के गलियारों में ये बात आम थी कि बहुत से विधायक मुख्य सचिव से मिलने के लिए इंतज़ार करते थे, क्योंकि यहाँ पैरेलली 2 सरकारें चलने का दावा किया जा रहा था। अब वी श्रीनिवासन की नियुक्ति के बाद इस दावे का क्या निस्तारण होगा और क्या सेंट्रलाइज सिस्टम यहाँ पे शुरू होगा, ये हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके साथ ही कुछ और जो मुख्य आईएएस अधिकारी हैं, टॉप 10 जो आईएएस अधिकारी हैं वर्तमान में, उनके स्थान भी बदलने की संभावना है। अखिल अरोड़ा भी अपने विभाग से खुश नहीं है, उन्हें जलदाय विभाग दिया गया है। हालांकि उनका पुराना विभाग भी विवादों में था, लेकिन जलदाय विभाग थोड़ा ज़्यादा विवादों में है, ऐसे वो भी जलदाय विभाग छोड़ना चाहते हैं। सीएम के सीएस के बदलने की कोई संभावना ही नहीं है, उनका पूरा विश्वास, भजनलाल शर्मा को उन पर पूरा विश्वास है। तो एक तरह से देखा जाए, आने वाले 10 से 12 दिनों में राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में एक बहुत ही महीन और एक ज़रूरी बदलाव देखने को मिलेगा। उसके बाद हो सकता है सरकार और उसकी मशीनरी एक ही पटरी पर काम कर पाएँ। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। भाजपा की सरकार बने हुए 2 साल राजस्थान में होने को हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट लंबे समय से जारी है, लेकिन बार बार कभी कोई चुनाव, कभी कोई व्यवस्था, इसको लेके ये मंत्रिमंडल विस्तार टाला जा रहा था। अब आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। चर्चा यहाँ तक है कि मंत्रियों से सामूहिक इस्तीफे लिए जाएंगे। कम से कम 50% मंत्री यहाँ बदले जाएंगे। इसके अलावा 70% मंत्री, आप यकीन मानिए 3 से 4 मंत्री ऐसे होंगे शायद जिनके विभाग नहीं बदले जाएंगे। मोटे मोटे तौर पर लगभग सभी मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे और 8 से 9 मिनिमम नए मंत्री आएंगे। कहीं कहीं सुनने को आता है कि 15 नए मंत्री राजस्थान में आएंगे। अब ये आएंगे कब, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, लगातार अपने गुट के नेताओं से उनसे मिल रहे हैं, अपनी बातचीत तक उन तक पहुंचा रहे हैं और उनका मैसेज यहाँ तक ला रहे हैं। अपनी बात बताते हैं, उनकी बात सुनते हैं और फिर ये तय होता है कि मंत्रिमंडल में किसे जगह दी जाएगी, किसे नहीं दी जाएगी। बीते 1 महीने से भाजपा के विधायकों का लगातार दिल्ली में अपने अपने नेताओं, अपने अपने गुटों में इसी बात को लेकर संपर्क चल रहा है कि होने वाले मंत्रिमंडल में, आगामी मंत्रिमंडल में या तो जो मंत्री हैं उनका मंत्री पद बरकरार रह सके या जो लोग मंत्री नहीं हैं उन्हें मंत्री पद मिल सके। अब हम बात करते हैं राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों की। राजनीतिक नियुक्तियों का लबोलुआब ये है कि जब लोकसभा चुनाव आने वाला था उससे ठीक पहले राजनीतिक कुछ नियुक्तियां हुई, बहुत कम नियुक्तियां हुई, 9 नियुक्तियां मिली टोटल अभी तक। उनमें से कुछ एक को अभी तक उनके मंत्री का जिम्मा या मंत्री का प्रभार नहीं दिया गया है, या यूँ कहें कि सरकारी जो मंत्री का एक नोटिफिकेशन जारी होता है, ऑफिशियल मंत्री, वो नहीं बने हैं। वो किसी बोर्ड, किसी संस्था के अध्यक्ष तो नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन उन्हें जो मंत्री को सुविधा मिलती है वो उन्हें नहीं मिल रही है। मोटे मोटे 104 बोर्ड राजस्थान में हैं, बोर्ड आयोग मंडल जिनको आप कह सकते हैं। उनमें से 9 में नियुक्तियां हैं और 95 पद अभी खाली हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं के लिहाज से बात की जाए, ये 95 पद तो बड़े नेताओं के लिए हैं जिन पे उनको सेटिस्फाई किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। इसके अलावा 10,000 के करीब राजनीतिक नियुक्तियां होनी है निगमों में, छोटी जगहों पे। उनके लिए भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लंबे समय से इंतजार है। लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों के इंतजार से पहले भाजपा के कार्यकर्ताओं को भाजपा की प्रदेश टीम का भी इंतजार है। मदन राठौड़ अपनी टीम घोषित नहीं कर पाए हैं। 2 बार, एक बार जयपुर शहर और एक बार पूरे प्रदेश की एक सूची ज़रूर वायरल हुई है, लेकिन इन सूचियों के बारे में हमारे भाजपा से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ये सूचियाँ टाइपिस्ट के लेवल से वायरल हुई थी। यानी जो लोग टाइप करते हैं,
जो लोग उसका पूरा कंप्यूटर में टाइप करते हैं, उस लेवल से वो सूचियाँ वायरल हो गई, उस लेवल से वो सूचियाँ लीक हो गई। ऐसे में उन सूचियों को फिलहाल रोक दिया गया। आज की खबर ये है कि बीते 3 दिन से प्रदेश का भाजपा के संगठन की सूची तैयार है, बस वो किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। पहले अंतर चुनाव के रिजल्ट के इलेक्शन का था, उसके बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा था, आज फिर मुख्यमंत्री सूरजकुंड में एक बैठक में भाग लेने के लिए गए हुए हैं। ऐसे में भाजपा की संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं वो कभी भी किसी भी क्षण हो सकती हैं। तो ये थी आज के प्रदेश की राजनीति, सरकार और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई कुछ खबरें। उम्मीद है आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। इस खबर को लेकर मैं हूं कार्तिक बलवान, कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं आशीष पारीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।